विद्यार्थियों, आज हम सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण के बारे में व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि सरकारी कंपनियों किन्हें कहते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनीज। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग निम्न में से किसी के पास हो। निम्न में से किसी के पास हो अर्थात केंद्र सरकार के पास, कोई राज्य सरकार या सरकारें, राज्य सरकार या सरकारें के मतलब अन्य सरकारों का मतलब है कि कोई ऑटोनॉमस सरकारी बॉडी है, यदि उसके पास भी है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या माना जाएगा? राज्य सरकार। अंशतः केंद्र सरकार के पास और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास। तो कहने का मतलब यदि 51% हिस्सा या तो केंद्र सरकार के पास है या किसी राज्य सरकार के पास है या किसी अन्य सरकार के उपक्रम के पास है, ठीक है। और तीसरा बिंदु, अंशतः केंद्र सरकार के पास अर्थात पार्टली विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली विथ वन और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट। यदि इनके पास है तो इसे हम सरकारी कंपनी कहेंगे। उसके पश्चात आता है विद्यार्थियों कि सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण प्रक्रिया, व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, कि अंकेक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। तो मुख्य रूप से कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी है और देखनी है, और उसके पश्चात हम बड़े और छोटे प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित जब हम देखेंगे तो हम उसकी पूर्ण व्याख्या करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस अध्याय के संबंध में परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। पहला है अंकेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों अंकेक्षक की नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, सरकारी कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक अधिकार। एक सरकारी कंपनी का जब अंकेक्षण कार्य यदि कोई अंकेक्षक करता है तो उसके वैधानिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, इसके संदर्भ में देखेंगे हम। पहला अधिकार, पुस्तकों आदि तक पहुंच, अर्थात जो भी पुस्तकें वो अंकेक्षक मांगता है उसको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। दूसरा है सूचना व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। यदि कोई सूचना या कोई एक्सप्लेनेशन यदि अंकेक्षक द्वारा मांग की जाती है तो वह उसे उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तीसरा है कंपनी की शाखा के संबंध में अधिकार। यदि कंपनी की कोई ब्रांचेस हैं तो उन अधिकारों के संबंध में जो जानकारी यदि अंकेक्षक चाहता है तो वह समुचित जानकारी उस अंकेक्षक को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। साधारण सभा के संबंध में अधिकार। जो साधारण सभा हुई है उसके संबंध में यदि कोई जानकारी चाहता है तो वह भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अगला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, यदि कोई हमने कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है या प्राप्त हुई है तो इसकी जानकारी भी एक अंकेक्षक को प्राप्त करने का अधिकार है। उसके पश्चात है विद्यार्थियों इसी चैप्टर में कि अंकेक्षण के अंतर्गत कि सरकारी कंपनी के अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। इसके संबंध में हम देखते हैं विद्यार्थियों कि सबसे पहला काम है कि अंकेक्षक को उसके समुचित पुस्तकों एवं नियम इत्यादि की जानकारी के लिए पहला कार्य क्या करना होगा? जांच पड़ताल का कार्य करना होता है। दूसरा कार्य उसके द्वारा किया जाएगा, कर्तव्य है कि प्रतिवेदन देना। प्रतिवेदन स्वरूप वो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता महसूस करता है उन चीज़ों को उपलब्ध करेगा और उनकी जांच पड़ताल करेगा।
तीसरा है विद्यार्थियों वैज्ञानिक प्रतिवेदन को प्रमाणित करना, जो वैज्ञानिक प्रतिवेदन हैं उनको प्रमाणित करवाएगा। और चौथा है अनुसंधान के संबंध में कर्तव्य, अनुसंधान यदि रिसर्च यदि किसी प्रकार का करवाया गया है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके संबंध में भी उसके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। उसको देखना चाहिए कि समुचित प्रकार से अनुसंधान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। पांचवा बिंदु है विद्यार्थियों समापन के समय चिट्ठे व लाभ हानि खाते पर प्रतिवेदन देना। यदि कोई समापन का समय है तो उस समय लाभ हानि खाता और कंपनी का है, सरकारी कंपनी का, और चिट्ठा उस पर प्रतिवेदन दिया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(1) के अंतर्गत निर्देश, इस धारा के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को यह अधिकार है कि वह सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को निम्न कार्य के संबंध में निर्देश दे। पहला, लेखा विधि क्या होगी कि जो लेखा विधि है, महालेखा परीक्षक को यह अधिकार है कि वह सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को निम्न कार्य करने के, कौन कौन से कार्य, कि जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसको जांचने के क्या तरीके हैं, उस तरीके के जिस प्रकार से बनाने के तरीके हैं वो ठीक प्रकार से भली भांति तैयार किए गए हैं। जब जांच करेगा तो वह उसको देखे कि विधि सम्मत उसको बनाया गया है अथवा नहीं। दूसरा, वित्तीय नियंत्रण की विधि। तीसरा है संपत्ति व विनियोग की जांच करना। चौथा है दायित्व व ऋणों की जांच करना। पांचवा है लाभ हानि खाते की जांच करना। छठा है सामग्री तथा ठेका करना। और अगला बिंदु है विद्यार्थियों लागत की जांच करना। उसके पश्चात आता है कि आंतरिक अंकेक्षण किस प्रकार से अपनाया गया है उस सरकारी संस्थान में, इसकी जांच करना। अंकेक्षण समिति, किस प्रकार की अंकेक्षण समिति बनाई गई है इसके बारे में पता लगाना। और यदि कोई अन्य दिशा निर्देश उसके द्वारा दिए जाने तो अतिरिक्त दिशा निर्देशों की जानकारी समय समय पर जो दी गई है उसकी अनुपालना की गई है या नहीं की गई है, ये एक अंकेक्षक का महती कर्तव्य है जब वह अंकेक्षण कार्य करता है। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि सरकारी कंपनियों की स्थिति के अंतर्गत कि इस चैप्टर से जो सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि सामान्यतः किस प्रकार के अति लघुतरात्मक प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत है विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है सरकारी कंपनियां किसे कहते हैं। सरकारी कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा निम्न में से किसी एक के पास हो। पहला, केंद्र सरकार के पास हो। दूसरा, कोई राज्य सरकार या सरकारें। और तीसरा, अंशतः केंद्रीय सरकार के पास तथा अंशतः राज्य सरकार के पास। इसी अति लघुतरात्मक प्रश्नों में ही विद्यार्थी हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न सामान्यतः जो इस चैप्टर से संबंधित पूछा जाता है, सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा व किसकी सलाह पर की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है और आपको उत्तर स्वरूप व्याख्या में लिखना है कि सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की सलाह पर की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एडवाइस पर, सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसी चैप्टर से संबंधित अगला प्रश्न है जो सामान्यतः अक्सर पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न वे हैं
जो मैं आपको बतला रहा हूँ वेरी शॉर्ट के अंदर पूछे गए हैं। एक सरकारी कंपनी का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 619 के अकॉर्डिंगली सरकारी कंपनी का अंकेक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न जो सम्मानित पूछा जाता है, सरकारी कंपनी में पूरक अंकेक्षण कराने का उत्तरदायित्व किसे प्राप्त है? सरकारी कंपनी में पूरक अंकेक्षण कराने का उत्तरदायित्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो पूरक अंकेक्षण है वो कराने का उत्तरदायित्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को प्राप्त होता है, वही सरकारी कंपनी के पूरक अंकेक्षण करवाने के लिए आदेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी अक्सर पूछ लेते हैं और जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है जो सामान्यतः कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी जो इस चैप्टर से संबंधित हैं मैं आपको बतला रहा हूँ, और आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। सरकारी कंपनी के अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभाग तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच सरकारी अंकेक्षण के द्वारा हिसाब किताब की जांच सरकारी अंकेक्षण कहलाती है। कहने का तात्पर्य यदि केंद्र व राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनके द्वारा जो संचालित संस्थाएं हैं उनके जब हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच की जाती है तो दैट इज़ नॉन एज गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी अंकेक्षण कहलाती है। अगला है विद्यार्थियों, उन 4 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के नाम बताओ जिन पर धारा 619 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक का शुल्क कैसे निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार नियुक्ति प्राधिकारी के कारण कार्य को देखते हुए अंकेक्षक का शुल्क निर्धारित करती है। अब इसके साथ ही इस अध्याय से संबंधित कुछ जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न, वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। अभी तक हमने अतुल्य लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट प्रश्नों का अध्ययन किया है। पहला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, धारा 619(3)(a) के अंतर्गत दिए गए निर्देशों से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में कोई 2 बताइए। धारा के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को अधिकार है कि वह सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को कार्य के निष्पादन के लिए निर्देश दे सकता है। दिशा निर्देश हो सकते हैं जिसके अंतर्गत आता है पहला लेखांकन प्रणाली के संदर्भ में और दूसरा वित्तीय नियंत्रण के संबंध में। अर्थात 619 धारा के अंतर्गत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को कार्य के निष्पादन के दिशा निर्देश दे सकता है, और इसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट हैं महत्वपूर्ण है वह लेखांकन प्रणाली के संदर्भ में दिशा निर्देश दे सकता है और द्वितीय वित्तीय नियंत्रण के दिशा निर्देश दे सकता है। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों, सरकारी कंपनी के अंकेक्षण व्यवस्था की आलोचना कीजिए। अंकेक्षण में कंपनी के कर्मचारियों का बहुत सा समय
प्रश्नों का उत्तर देने में व संदेह को दूर करने में नष्ट हो जाता है। दूसरा, कम समय में सरकारी अंकेक्षक द्वारा व्यवसाय का स्वभाव समझना कठिन होता है। बहुत समय सीमा के अंदर ही सरकारी अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करना होता है, तो उनका संस्थान के कार्मिकों का स्वभाव इत्यादि के बारे में समझना कठिन रहता है। तीसरा, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को प्राय पर्याप्त योग्यता व अनुभव की कमी होती है, इसलिए वह प्रबंधकों की कुशलता का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। ये सभी क्रिटिसिज्म हैं सरकारी कंपनी के अंकेक्षण व्यवस्था के, जिसको कि हम अपने व्याख्या के अंदर प्रश्न के बिंदुओं के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूरक अंकेक्षण में किन विशेष क्षेत्रों की जांच की जाती है? कोई 2 क्षेत्र बतलाइए। संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करना, ताकि ये ज्ञात हो सके कि उन्होंने कंपनी को सर्वोत्तम हित में अपने अधिकारों का उपयोग किस सीमा तक किया है। तो कहने का तात्पर्य कि पूरक अंकेक्षण में सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? संचालक मंडल द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा करना और ये देखना कि कंपनी के हित में उनके द्वारा निर्णय लिया गया है या नहीं लिया गया है। दूसरा, अगला बिंदु है, संचालकों ने वित्तीय औचित्य के मान्य सिद्धांतों के अनुसार कहाँ तक कार्य किया है। ठीक है। अंतिम प्रश्न जो इस विषय से लघुत्तरात्मक है वो है, सरकारी कंपनी में अंकेक्षण के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के क्या अधिकार हैं? अर्थात व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनीज। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को अधिकार है कि वह अंकेक्षक को अंकेक्षण करने की विधि तथा अंकेक्षण संबंधी कार्यों के लिए निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को कंपनी के लेखों का पूरक अंकेक्षण या परीक्षण जांच करने का भी अधिकार रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि महालेखा परीक्षक पूरक अंकेक्षण का आदेश दे सकता है और वह परीक्षण जांच करने का भी अधिकार रखते हैं। ये अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इसका अध्ययन करें और अगले टर्न पे हम अन्य प्रश्नों की व्याख्या करेंगे इसी चैप्टर से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।